गुड इवनिंग शिवांशी, गुड इवनिंग अंजलि। गुड इवनिंग मैम। वॉइस ऑडिबल है प्रॉपर्ली और बोर्ड विजिबल है आपको? यस मैम। So yesterday I gave you one homework that you have to find what will be the order of boron-boron bond length. ये क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने? B2F4, B2Cl4 and B2Br4 ये क्वेश्चन दिया था और B2I4। तो बेंट रूल के बेसिस पे आपको डिसाइड करना था कि हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसमें बोरॉन बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है। तो क्या आंसर आया इसका? सॉल्व किया किसी ने? अंकिता सॉल्व किया आपने? B2F4 की शॉर्टेस्ट होगी। यस करेक्ट। बोरॉन बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो ये हो जाएगा हमारे पास B2F4 में सबसे कम। उसका रीजन क्या रहा होगा हमारे पास? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि B2F4 का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है? तो हियर इन दिस केस यू हैव B2F4 जैसे B2H6 दैट इज डाइबोरेन, जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर सा ही स्ट्रक्चर इसका होगा। यहाँ इन बॉन्ड्स में क्योंकि दिस एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो हमारे पास ये जो बॉन्ड है इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो उस वजह से क्या होगा? बाकी का जो बॉन्ड है बोरॉन इसमें सॉरी परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के होने की वजह से परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर विल इंक्रीज। और अगर परसेंटेज s कैरेक्टर का बढ़ता है तो उससे क्या होता है? बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम हो जाती है। तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ B2F4 के केस में अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दैट विल बी मैक्सिमम, ओके, एंड बॉन्ड लेंथ जो होगी दैट विल बी मिनिमम, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था दैट वाज यू हैव टू कंपेयर कि हमारे पास ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करेगी इन H2O2 एंड इन O2F2। तो बताओ किसमें हमारे पास किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? In structure 1 and structure 2 you have to compare oxygen bond length. स्ट्रक्चर 1 में ज्यादा होगी। हाँ, स्ट्रक्चर 1 में ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन स्ट्रक्चर 1 will be greater than in structure 2. Why? Because यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसकी वजह से इस बॉन्ड में हमारे पास परसेंटेज s कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो बाकी का जो बॉन्ड है वहाँ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर विल इंक्रीज। जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज कर जाएगी, पर जो इसके केस में बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल डिक्रीज, ठीक है? और मैंने आपको एक कल क्लास में लाइट चली गई थी तब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रिंग्स का, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग बेसिसिटी। तो वो बेसिसिटी टॉपिक क्लियर हो गया था आपको? लास्ट जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ऐसे करके 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे ना, साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, है ना, एंड वी हैड साइक्लोहेक्सेनोन, राइट? तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? हमारे पास हमने कहा था कि जहां अगर बॉन्ड एंगल हमारे पास इनसाइड बॉन्ड एंगल इज लेस तो उसकी वजह से आउटसाइड बॉन्ड एंगल विल बी मोर। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर भी ज्यादा। जहां परसेंटेज s कैरेक्टर की ज्यादा हो जाएगी वो जो हमारा बॉन्ड है, इस केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी स्ट्रांग, व्हेयरएज जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जाओगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक। और हमें पता है वीक बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, है ना? तो बाय चांस यहाँ पे ये जो साइक्लोहेक्सेनोन है ये वाला पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? तो उससे क्या होगा कि H+ पे रेडिली अटैक कर सकता है, और जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से ये रेडिली अटैक कर सकता है H पॉजिटिव आयंस पे, तो हम बोलेंगे ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर लगाएं दैट विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
ठीक है, तो ये था हमारे पास बेंच रूल। यहाँ पर सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट बेसिसिटी का एवरीवन? इसके अलावा मैंने आप घर पे 2 क्वेश्चंस और दिए थे, शायद एक बार मैच करो। SOF4 ये दिया था होमवर्क कि आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है SOF4 का, और Xenon O3F2 कल क्वेश्चंस लिखवाए थे ये दोनों, यस और नो? अंकिता चेक करके बताओ ये क्वेश्चंस थे होमवर्क में? नो मैम। नो मैम। चलो अभी के लिए। और इसके अलावा मैंने आपको दिए थे 2 स्ट्रक्चर्स, कौन से देखना एक बार। एक तो H2O2 का था, एक B2F4 का स्ट्रक्चर था। इसके अलावा कुछ दिया था होमवर्क? चलो ऐसे करो, अगर नहीं दिया तो अभी ये दोनों जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले क्या करना है, सबसे पहले तो यू हैव टू टेल व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री, देन शेप। ओके, और फिर इसको ओवरऑल ड्रॉ भी करो। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके देखो क्या आएगा। मेथड मैंने आपको सिखाया था कल पिछले हफ्ते क्लास में कि first you have to decide what will be the central atom. Once you decide what is the central atom, तो फिर आप surrounding atoms के valence electrons के हिसाब से structure draw करने का देखोगे। ठीक है, तो एक बार चेक करो इसका क्या structure आएगा। डन है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन विल बी P3D sp3d, राइट। और सेकंड सेम सेम, दोनों की sp3d आएगी। ज्योमेट्री tbp, और शेप EBP हाँ, शेप भी TBP है ना। तो हमने देखना है कि हमारे पास अब इसका हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें व्हाट डू वी हैव सल्फर एज द सेंट्रल एटम, देन यू हैव ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन सा हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, वो हमें डिसाइड करना है। एंड वो हमने रूल्स पढ़े हैं कल क्लास में कि ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बेल्स रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा सल्फर के साथ, 2 बॉन्ड्स बनाएगा, है ना, पाई बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हमारे पास फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2 एक्सियल पर और 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये स्ट्रक्चर तो करेक्ट है। अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा इसका, so this structure will be wrong. Okay, oxygen is less electronegative as compared to fluorine, and less electronegative elements trigonal bipyramidal में कौन सी position occupy करते हैं, they occupy equatorial position. Next you have xenon O3F2. अब इसमें भी हमारे पास xenon central atom है। अब एक तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, दूसरा फ्लोरीन है। हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हमने ये भी देखा था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की। तो उसका हमने कल ऑर्डर सेट किया था कि ट्रिपल बॉन्ड की परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, देन यू हैव लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये इस तरह से, वी विल बी हैविंग डबल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड की एस कैरेक्टर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जहां हमारे पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो जो डबल बॉन्ड है वो
इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा बिकॉज यहाँ बॉन्ड एंगल इज मूव. ओके, तो डबल बॉन्ड्स हो तो फिर वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे. सिंगल बॉन्ड एक्सियल पोजीशन. ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और है तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस और होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ, वो आप फिर से करके रखना. ठीक है, सॉल्व. नंबर 1 IF5 Cl2 and second xenon OF5 with a negative charge. तो जैसे हमने इन दो स्ट्रक्चर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रिक शेप बनाई, शेप मेंशन की और फिर बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वैसे ही जो हमारे पास वो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो भी सिमिलर वे से सॉल्व करना. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रिक शेप और बेंड रूल के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये फाइंड करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो वेस्पर थ्योरी. Write down Vesper theory, or it is called as valence shell electron pair repulsion theory. पहले हम इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर के वो नोट करेंगे. ठीक है, विजिबल है ना बोर्ड अभी सबको? Valence shell electron pair repulsion theory. Write down the lone pairs of the lone pair and bond pair of valence shell play an important role in deciding the geometry as well as shape of molecule. ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेस्पर का पहला पोस्टुलेट है वो क्या है कि वेस्पर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, उसके जो लोन पेयर्स हैं और उसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल. किसमें? जो हमारी वैलेंस, जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वाटर में हमारा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 6 होते हैं. 6 में से 2 तो यहाँ पे 6 में से 4 तो लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 और बाकी के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड आउटर मोस्ट शेल दैट इज द वैलेंस शेल, उसके जो लोन पेयर्स होंगे both of them they play a very important role in deciding the geometry as well as the shape of the molecule. ठीक है, तो हमने इसके बेसिस पे इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है उसके बेसिस पे बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी और उसकी शेप कैसी होगी. ठीक है, तो ये हमारे पास है वेस्पर का पहला पोस्टुलेट. नेक्स्ट देखो द Vesper theory is not applicable. Vesper theory is not applicable on coordination compounds. ठीक है, it is not applicable on coordination compounds. देखो हमने coordination compounds जो हमारा लास्ट चैप्टर था हमने coordination compounds डिस्कस कर चुके हैं ना, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हम कभी भी वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ते है ना.
नहीं पढ़ी ना, वहां पे हमने कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी? वी हैव डिस्कस्ड वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वी हैव डिस्कस्ड ओवर देयर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, एमओटी भी होती है पर हम को कभी भी वेस्पर वहां डिस्कस नहीं करते। तो जैसे हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे लेट्स सपोज यू हैव प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, बट इसमें जो आपका सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन पे कभी भी वेस्पर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। वेस्पर थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल होती है? सिर्फ मेन ग्रुप के जो कंपाउंड्स है उन्हीं पे एप्लीकेबल होती है, जिसमें आपका सेंट्रल एटम या तो एस ब्लॉक का हो या सेंट्रल एटम हमारा पी ब्लॉक का हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे postulates of important points of Vesper. Next point लिखो, third point, more is the repulsion, more is the repulsion between the electrons, more is the repulsion in between the electrons, more will be the bond angle, more will be the bond angle. ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि जैसे अब हमने अभी वाटर सिस्टम ड्रॉ किया था, वाटर में हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, एक तो जो लोन पेयर का पार्ट है और दूसरा जो बॉन्ड पेयर का पार्ट है ना। हमें देखना है कि किनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो। जैसे व्हेन यू हैव दीज आर योर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है? वी हैव लोन पेयर, दिस विल, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो अगर ये हमारे पास लोन पेयर है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर आल्सो द इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होंगी? रिपल्शंस। बोथ ऑफ देम देयर विल बी रिपल्शंस इन बिटवीन दीस टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, राइट। इन रिपल्शंस को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर रिपल्शन। व्हाट आर दीस कॉल्ड एज? लोन पेयर रिपल्शंस। ऐसे ही जो हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शंस होंगी, उनको हम, अब ये हमारे पास लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रिपल्शन। बट दीस विल बी कॉल्ड एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, है ना। और इन दोनों को आप क्या बोलोगे? जो दो बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शंस हो रही है, जस्ट 1 सेकंड, just 1 second, okay? ओके, सो इन दोनों के दो बॉन्ड्स के बीच में जो रिपल्शंस होंगी, इनको क्या बोलेंगे? दीस आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है, इनको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ओके, तो अब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो जैसे हमने बात करनी है, ऑब्वियसली बात है, मान लो आपको देखना है कि इस लोन पेयर के बीच में और इस बॉन्ड पेयर के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो जितना ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच में रिपल्शन देख रहे हो ना, तो अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा है तो कौन सा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा? जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, पर उसको कवर करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि किसमें रिपल्शन ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखते हैं 3 तरह की रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, राइट। तो
तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर लिखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारे पास रिपल्शंस कौन सी होती है. दे आर लोन पेयर. देन यू हैव लोन पेयर विद बॉन्ड पेयर. पर देखो हमारे पास बॉन्ड पेयर तो कोई भी हो सकता है ना, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है. तो पहले कौन सा आएगा, पाई बॉन्ड, फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर कौन सा, सिग्मा बॉन्ड. अब इसके बाद हमारे पास आएगी लोन पेयर बॉन्ड. लोन पेयर होगी, ठीक है. लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो गई. अब इसके बाद हमारे पास कौन सी आएगी, बॉन्ड पेयर. तो बॉन्ड पेयर में सबसे पहले पाई और पाई के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है. फिर हमारे पास पाई और सिग्मा बॉन्ड की रिपल्शन होती है. और सबसे कम रिपल्शन किसके बीच में होती है, सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड के बीच में. ठीक है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड, दिस इज सिग्मा विद सिग्मा. ठीक है, सिग्मा विद सिग्मा. तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा. अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 रिपल्शन है. सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे होगी, लोन पे भी रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, यहाँ रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन, और फिर कौन सी होगी, बॉन्ड पे रिपल्शन. बस अब सिंपल सी बात है, अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, नॉट बॉन्ड एंगल, सिंपली एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल तो क्या हो गया कि जो दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं. तो अगर हम देखें कि वाटर में कितने बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट है, तो फिर वो तो सिर्फ एक ही होगा कि इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल प्रेजेंट है दैट इज योर बॉन्ड एंगल. बट अगर हम देखें कि टोटल एंगल्स कितने हैं, तो एंगल तो इस लोन पेयर के बीच में भी बन सकता है ना. तो हम देखें अगर इसके बीच का एंगल देखें तो हमें पता है जहां पे रिपल्शन ज्यादा वहां एंगल भी ज्यादा हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा दूर कौन से होंगे, ये दो लोन पेयर सबसे ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से बिकॉज ऑफ रिपल्शंस. और फिर अगर ये वाली रिपल्शन, फिर उसके बाद कौन सी आती है, ये वाली रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर. और यहाँ पे तो रिपल्शन सबसे कम है ना, तो ये बॉन्ड ऐसा सा होगा कुछ इस तरह से. यू हैव H2O, मतलब सबसे ज्यादा दूर लोन पेयर, फिर हमारे पास ये वाला बॉन्ड एंगल और फिर ये वाला. तो दैट मींस इफ दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज अल्फा 3, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा 1 is greater as compared to अल्फा 2 which is greater as compared to अल्फा 3 by, because जहां रिपल्शन ज्यादा वहां बॉन्ड एंगल भी ज्यादा. यहां तक सबको क्लियर है, इस पॉइंट तक सबको क्लियर है. अंकिता क्लियर है, भूपिंदर, शिवांशी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of central as well as surrounding species. Central as well as surrounding species play an important role. Play an important role in deciding geometry, as well as shape of the molecule. As well as shape of the molecule. ठीक है, किस तरह से, जैसे हमने बोला जो आपका सेंट्रल एटम है उसका साइज क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऐसे ही जो सराउंडिंग एटम्स है हमारे पास उसका साइज, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं ये डिसाइड करने में कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी शेप कैसी होगी. ठीक है, उसका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ये सभी चीजें वो डिसाइड करती है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बिकॉज देखो बॉन्ड एंगल से शेप भी डिसाइड हो जाएगी. तो
हम बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करते हैं। जैसे बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के साइज और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? बॉन्ड एंगल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम and bond angle will be directly proportional to size of surrounding atom. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल हो जाएगा एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज। तो ये हमें चारों पॉइंट्स याद रखने हैं जब भी हम बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे उस टाइम पे। जैसे अब मान लो हमने अगर सेंट्रल एटम के साइज की बात करते हैं, मान लो हमारे पास ना इस तरह से कुछ सिस्टम है। एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम हमारे पास इस तरह से, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? दो बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अब ये वाला जो आपके पास सेंट्रल एटम है इसका साइज छोटा सा है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इसी के ऊपर लोकलाइज्ड होगा, राइट। अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्प्रेड नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा? इन बॉन्ड्स को रिपेल कम करेगा, है ना। इन बॉन्ड्स को क्या करेगा? रिपेल कम करेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे साइज बड़ा है तो क्या होगा? साइज बड़ा होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा स्प्रेड होगा, तो ये यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही है इस बॉन्ड में, और कुछ नहीं है। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। जितना बड़ा सराउंडिंग एटम का हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना ज्यादा वो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यहाँ हमारे पास रिपल्शन क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास ये वाले बॉन्ड्स है यहाँ से भी इसको पुश करेंगे, ये वाला इसको पुश करेगा, तो दोनों बॉन्ड्स इस तरह से थे पहले, तो ये दोनों आपस में पास आ जाएंगे क्योंकि इनको क्या मिल रही है? इधर से भी रिपल्शन मिल रही है और इस साइड से भी रिपल्शन मिल रही है, तो वो ऐसे पास आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। तो जहां हमारे पास सेंट्रल एटम का साइज छोटा है वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जहां सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो जाएगा वहां बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम पे बॉन्ड एंगल कैसे डिपेंड करता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। सराउंडिंग एटम की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल सराउंडिंग एटम के साइज पे भी डिपेंड करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम सेंट्रल एटम का साइज फिक्स कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास स्मॉल साइज्ड एटम्स प्रेजेंट हैं और यहाँ हमारे पास लार्ज साइज्ड एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, बट यहाँ पे रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आपस में पास है, तो इनका बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल विल बी लेस। तो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सराउंडिंग एटम्स की बात करें और सेंट्रल एटम की बात करें तो किस तरह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट डालती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की बात करें, जैसे हम अब क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के लिए सारा साइज सेम कर देंगे। सारे एटम चाहे वो सेंट्रल एटम हो या वो सराउंडिंग एटम हो, सबका हम साइज सेम कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ इस केस में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस केस में मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पास थे, ऊपर से सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से दोनों क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ रिपल्शन इंक्रीज होगी।
रिपल्शन इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ प्रेजेंट है तो ये तो ऑलरेडी दूर है ना, बॉन्ड कैसे बनेगा, किस तरह का बॉन्ड होगा, है ना। तो सेंट्रल एटम के जितनी पास होंगे वो बॉन्ड्स रिपेल होंगे, सेंट्रल एटम से जितनी दूर होंगे तो उससे क्या होगा, ये ऑलरेडी दूर ही प्रेजेंट है तो रिपल्शंस आएंगी नहीं, ठीक है। उस वजह से हमारे पास यहाँ बॉन्ड एंगल कम और ये वाला बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बस मैंने दोनों फैक्टर्स आपको इकट्ठे समझा दिए, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। बट बेस पर अप्लाई करने से पहले हमें क्या करनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करनी होती है, ठीक है। क्या करनी होती है, हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई। उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले उससे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, बिफोर अप्लाइंग the concept of Vesper theory, decide bond angle on the basis of number 1 hybridization, या ऐसे लिख दो on the basis of हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये सिस्टम है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, एंड यू हैव मीथेन एंड यू हैव बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो अब इसमें अब हम देखना चाहते हैं कि कहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, कहाँ बॉन्ड एंगल कम होगा। तो अब इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, इसका साइज बड़ा है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, इसका साइज जो है वो छोटा है, तो इसके बेसिस पे बॉन्ड एंगल बता दूंगी। नहीं, यहाँ पर हमने क्या देखना है कि क्या सबसे पहले यू हैव टू चेक कि क्या सबसे पहले जो हम हाइब्रिडाइजेशंस की बात करते हैं क्या उस सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है या नहीं। अगर तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है फिर हम क्या करेंगे, इफ एवरी हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन वी विल गो ऑन टू साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एज वेल एज सराउंडिंग एटम। पर जब हमारे पास जो वही नहीं सेम होगी हाइब्रिडाइजेशन, तो तब हम साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp, here you have sp2 and here you have hybridization sp3. Now bond angle is dependent on hybridization, ठीक है। जैसे sp की ज्योमेट्री कैसी होती है, sp is linear this way, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है एंड ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में बॉन्ड एंगल हमें साफ साफ नजर आ रहा है 180 डिग्री होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री होगा और यहाँ बॉन्ड एंगल हमारे पास 109 डिग्री के करीब होगा। तो वो हाइब्रिडाइजेशन पे भी बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तब होगी जब सबकी हाइब्रिडाइजेशन ही सेम है, पर अगर सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो पहले फिर हम हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ही बॉन्ड एंगल बताएंगे, ओके। तो एक बार पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू नोट करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास sp है, sp का मैंने आपको दिखा दिया, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। देन यू हैव sp2 दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। देन वी हैव sp3, यहाँ बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उससे स्क्वायर प्लेनर भी तो बन सकता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, इस तरह की ज्योमेट्री बनती है। इसमें यहाँ दो तरह के बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट होंगे, एक तो जो सिस में है वो 90 डिग्री, दूसरे जो ट्रांस पे है वहां 180 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री और 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स बनते हैं। देन यू हैव sp3d, है ना। sp3d में हमारे पास क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यू गेट।
ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यहाँ हमारे पास 3 बॉन्ड एंगल्स आते हैं। 3 कौन से बॉन्ड एंगल होंगे? एक तो हमारे पास 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आएगा जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में प्रेजेंट है। दूसरे हमारे पास होंगे इक्वेटोरियल के बीच में, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, ठीक है। और एक होता है जो दो एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल आता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास 3 बॉन्ड एंगल्स हो जाएंगे, 90, 120 एंड 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास you have sp3d2, this system is octahedral, है ना। तो octahedral में यहाँ पे दो ही तरह के बॉन्ड एंगल्स आएंगे, एक तो जो सिस कन्फर्मेशन है दैट इज 90 डिग्री, और यहाँ पर ट्रांस कन्फर्मेशन में बॉन्ड एंगल्स कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री, ओके। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल की अगर हम बात करें sp3d3, तो इसमें कल बताया था मैंने आपको कितना बॉन्ड एंगल आता है? इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल इज 72 डिग्री, ठीक है। 72 डिग्री तो इसका हो जाएगा, और ये जो आपके पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं ट्रांस में प्रेजेंट है, वहां बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी के फिर अगर ये चीजें हमें पता है तभी हम साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे आंसर बताएंगे, ठीक है। Now, so first thing what you will check, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम गिवन है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था बेरिलियम क्लोराइड का, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, और दिस इज योर मीथेन। तो सब में सबसे पहले तो आप चेक करोगे क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू चेक इज हाइब्रिडाइजेशन। If hybridization is different, like here you have sp, sp2, sp3, then you have to give answer on the basis of hybridization. यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, यहाँ 120 डिग्री होगा, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट्स। सेकेंड चीज, अगर मान लो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाती है, लेट्स सपोज इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, तब आपने क्या करना है? Then you have to check number of lone pairs. सेकेंड चीज जो आप चेक करोगे, और ये कब चेक करोगे? जब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन तो सब में ही सेम आएंगे, सिर्फ उस केस में आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे देखो कैसे डिपेंड करेगा। मान लो आपके पास 3 सिस्टम थे, एक मीथेन, दूसरा अमोनिया एंड देन यू हैव वाटर। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3, और वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है? sp3। बट नंबर ऑफ लोन पेयर्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स मीथेन के केस में 0, अमोनिया के केस में 1 एंड वाटर के केस में नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होते हैं? दे आर 2, ठीक है। हियर नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर 2। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जितने ज्यादा, इसमें यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लो, मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, more is the number of lone pairs, lesser is the bond angle, lesser is the bond angle। और ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो मिथेन में तो कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं प्रेजेंट, तो जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है नॉर्मली या यूजुअली वही बॉन्ड एंगल यहाँ पे आएगा, एंड दैट विल बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। अमोनिया के केस में हमारे पास जो है, देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन पेयर, ठीक है। और वाटर की अगर मैं बात करूं, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे।
अब इस लोन पेयर ने ये वाले बॉन्ड को भी रिपेल करना है, इस लोन पेयर ने ये वाले बॉन्ड को भी रिपेल करना है, पर यहाँ ये पूरा का पूरा लोन पेयर क्या कर रहा है, इसी बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा कहाँ होगी, इस साइड पे, और दूसरी साइड पे भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ से इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है तो हमारे पास आधा इफेक्ट हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो अपनी थोड़ी सी पावर इधर लगा रहे हैं रिपेल करने में और थोड़ी सी पावर इधर लगा रहा है रिपेल करने में, पर यहाँ दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्ट्रांगली इस बॉन्ड को रिपेल करेगा और इस बॉन्ड को रिपेल करेगा। तो जब रिपल्शन यहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ रिपल्शन हमारे पास ज्यादा हो रही है, ये वाली जगह पे रिपल्शन ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड था हमारे पास इस साइड से कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है उस वो क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास 107 डिग्री और यहाँ नियर अबाउट 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, नियर अबाउट। ओके, तो जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, मान लो आपके पास लोन पेयर सारी लोन पेयर का नंबर भी सेम। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, ये तो सेकंड हो गया, दैट यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर, if number of lone pairs is also same, if number of lone pairs is also same, तब हम कहाँ जाएंगे, then check size and electronegativity, then check size and इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी चेक करोगे ऑफ सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, सो यू हैव टू चेक व्हाट विल बी द साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम्स। अब साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले प्रायोरिटी दे दी है, सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब मान लो साइज भी सेम हो गया, फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट चेक साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट, फॉर एग्जाम्पल हियर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक वाटर, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर में हमने सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन की जगह क्या ले लिया, सल्फर। तो अब यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि सराउंडिंग एटम तो दोनों के इसमें सेम है। अच्छा, पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ सबसे पहले विल चेक हाइब्रिडाइजेशन, देन विल सी कि दोनों में ये sp3 आ रही है, फिर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो सबसे पहले तो हमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन ही चेक करनी है, उसके बाद हमें लोन पेयर्स ही चेक करने हैं। अगर ये दोनों चीजें सेम आ जाती हैं, फिर जो थर्ड थिंग है that we are going to check is size. Okay, third factor जो हम चेक करेंगे that will be size. अब साइज अगर हम देखें तो सराउंडिंग एटम का तो सेम ही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन्स है, साइज में डिफरेंस आएगा। सेंट्रल एटम में फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, और जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा, सल्फर। तो सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा, क्या था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम के बेसिस पे हम यहाँ बॉन्ड एंगल का आंसर बताएं। या आप ऐसे कर लो, अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो हमारा वाटर के केस में और सल्फर के केस में साइज किसका ज्यादा है, सेंट्रल एटम का, सल्फर का साइज ज्यादा है, तो इसके बेसिस पे फिर हम आंसर बताएंगे किसका, बॉन्ड एंगल का। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा,
सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा तो उससे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इसका एक बार फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप इन स्ट्रक्चर्स का फाइंड करके देखो क्या आ रहा है। या ऐसे करो, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप घर पे ट्राई करना ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्या करना है इन क्वेश्चंस में? यू हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। ये सारा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में आपने क्या क्या बताना है? नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड ज्योमेट्री, थर्ड शेप, ओके। और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले दिए ही थे, ठीक है। अभी जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे वो एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑफ ज़ीनोन F6। अब आप देखना ज़ीनोन F6 की हाइब्रिडाइजेशन घर से ही सॉल्व करके रखना, ठीक है। आज ये होमवर्क क्या है, इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन आपने क्रॉस चेक करनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d3, पर आपने घर पे क्रॉस चेक करना है कि क्या एक्चुअल में sp3d3 आ रही है या नहीं। बट हमने अभी क्या करना है, sp3d3 के अकॉर्डिंग हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। तो पर ये हमारे पास ना एक एक्सेप्शन है, इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है पर फिर भी इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होता। ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल जैसी ज्योमेट्री है। जैसे देखो हमारे पास F6 ये हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहां हम 1 सेकेंड हाँ। तो अब हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, पर आप देखोगे कि यहाँ हमारे पास एक लोन पेयर बच रहा है ना। ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल ऐसा ही होता है हमारे पास। सिंपल ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ 6 बॉन्ड्स दिखा लो इसके। ज़ीनोन F6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ना देखो, ये भी मैंने सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, पर इसमें मैंने फेस भी ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके पास एक्सिस ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास ना ट्रायंगुलर फेस बन रहा है जो इन 3 फ्लोरीन एटम्स को कनेक्ट कर रहा है ना। जैसा ट्रायंगुलर फेस इस जगह पे बन रहा है वैसा सामने भी बन रहा है, इस साइड पे भी बन रहा है, बैक साइड पे भी बन रहा है ना। काफी सारे ट्रायंगुलर फेसेस प्रेजेंट है। अब ज़ीनोन के पास ना जब आप घर पे जाके हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ पर
जो है एक लोन पेयर आ रहा है, ठीक है। sp3d3 का मतलब क्या है, इसका हाइब्रिड नंबर कितना होगा, 7। 7 का मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू 7 आनी चाहिए। अगर xenon f6 की हम बात करें, इसमें हमारे पास बॉन्ड्स तो 6 ही है ना, सिग्मा बॉन्ड 6 है और लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, सिर्फ एक। तो हमारे पास बॉन्ड कितना हो गया, जो हमारे पास टोटल हाइब्रिड नंबर कितना हो गया, 7। तो 7 तभी आएगा हाइब्रिड नंबर या हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 सिर्फ तभी होगी जब आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड 6 हो। अब फिर उसके बाद एक लोन पेयर भी होना चाहिए। तो वो लोन पेयर कितने हमारे पास, 1। ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो आपका ट्रायंगुलर फेस बन रहा है यहाँ इसके ऊपर ऐसे। और हमें पता है लोन पेयर को हम शेप में तो काउंट करते ही नहीं है ना। तो अब ना तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल हुआ, ना ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हुआ। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, जिसमें लोन पेयर ना प्रेजेंट हो, सिर्फ 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। पर यहाँ हमारे पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है ना। तो हम इसकी जो ज्योमेट्री है इसको क्या बोलते हैं, xenon f6। इसके केस में हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, दैट विल बी monocap, that will be monocap octahedron, ठीक है। it will be monocap octahedron, ठीक है। मोनोकैप क्यों बोला इसको, क्योंकि जो आपका ट्राइगोनल फेस है उसके ऊपर कैपिंग हो रही है। किसकी कैपिंग हो रही है, लोन पेयर की कैपिंग हो रही है। तो इस वजह से हमने सिर्फ एक ही फेस पे हो रही है ना, तो इस वजह से हमने इसको बोला कि इट इज मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन, ठीक है ना। मोनोकैप ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप, अब ये ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट नहीं है, लोन पेयर के होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ बॉन्ड एंगल का, वो लिखो। arrange the following arrange the following on the basis of bond angle. Arrange the following on the basis of bond angle. तो देखो बॉन्ड एंगल तो आप तभी बताओगे ना इसका जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है। जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं पता, तो आप इसका बॉन्ड एंगल बता ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें आनी चाहिए। Find out what will be the structure. Find out what will be the arrangement of bond angles. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो किया सॉल्व। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फर्स्ट स्ट्रक्चर में, फर्स्ट क्वेश्चन में।
अंकिता हुआ सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन? हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आएगी इसमें? शिवांशी आपका हुआ सॉल्व? अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मुझे एक बार प्रॉब्लम बताओ कि कहाँ पे हमारे पास sp3d ClO3 नेगेटिव की हमारे पास यू हैव दिस वे ना, ये स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें भी sp3 है, सब में sp3 ही है हाइब्रिडाइजेशन, ये स्ट्रक्चर होगा। sp3d नहीं हो सकती, ठीक है। देखो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर गिवन है, ClO3 नेगेटिव, है ना। तो आप क्या करोगे, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, पर यहाँ पर हमारे पास क्योंकि चार्ज -1 है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे, टोटल कितना बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 3 ऑक्सीजन क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे। किसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, बिकॉज हमें पता है 3 ऑक्सीजन का मतलब वो 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे, है ना। ऑक्सीजन जब हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन होता है तो वो कितने बॉन्ड्स बनाता है, वाटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है ना। तो कोई भी ऑक्सीजन हो वो जनरली 2 बॉन्ड्स बनाता है, एक सिग्मा और एक पाई। 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। यहाँ हमारे पास फिर 3 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड बनाने के लिए टोटल हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज करने पड़ेंगे, क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं। इसके लिए यूज हो चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए और 3 पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच मींस दैट इज इक्वल टू 1 लोन पेयर। अब देखो क्या हो गया, इसमें हमारे पास एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, वहां पे भी sp3। नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे 1, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स की कितने हैं, ओनली 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट। So that means it is very obvious that next factor which we need to check will be size, है ना। और साइज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो पहला स्ट्रक्चर है, इसमें क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। सेंट्रल एटम का साइज, ब्रोमीन का साइज यहाँ पे ज्यादा होगा, साइज ज्यादा है तो क्या होगा, तो उसको वो क्या करेगा, बॉन्ड्स को रिपेल ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से जो इनर बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑर्डर आएगा बॉन्ड एंगल का फर्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होगी, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमें पता है अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो सब में sp3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर हर एक में एक एक ही प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ऑल ऑफ देम, है ना। Number of lone pair is same. So next thing which we need to check is size of central atom. जैसे जैसे central atom का size बढ़ता जाएगा, bond angle कम होता जाएगा। Now very important is your this thing. यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 है, ठीक है। या आप घर पे सॉल्व करना, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ना लोन पेयर किसी में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है और लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, सब में लोन पेयर 0 है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल सबके सेम हो जाएंगे। फिर उस केस में आपको साइज चेक करने की जरूरत नहीं है, उस केस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम है और लोन पेयर किसी में है ही नहीं है, तो सबका साइज, सबका बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दैट इज इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, if hybridization of central atom is same and
and there is no lone pair and there is no lone pair present on central atom and there is no lone pair present on central atom. ठीक है? If there is no lone pair present on central atom, तब क्या होगा? Then bond angles are all same. Bond angles are all same. ठीक है? ऐसा सा मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ. जैसे आपके पास BF3, BCl3 एंड BBr3, तो ये तीनों स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, सब में ही है ना? सब में यू हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन और किसी पे भी सॉरी नॉट sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है? और किसी में भी हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. सब में हाइब्रिडाइजेशन sp2, सबका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर, किसी पे भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो बॉन्ड एंगल विल बी एग्जैक्टली सेम. ठीक है? मैम साइज ऑफ सराउंडिंग एटम का फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका रीजन क्या होता है हमारे पास ये है. जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है ना, ये अब सारे तो फ्लोरीन है. अच्छा एक और पॉइंट भी लिख लो. इफ दैट लोन पेयर ना हो और एक और कंडीशन क्या है? ऑल सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर. ऑल सराउंडिंग एटम्स in one structure, not in every structure, in one structure are same. फिर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन है, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है? अगर हमारे पास तीनों ही फ्लोरीन है इस स्ट्रक्चर में, तो जितना ये इसको रिपेल करेगा उतना ये इसको रिपेल करेगा, उतना ये इन दोनों को रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल तो सारी 120 डिग्री हो जाएंगे, है ना? ऐसी अगर मैं बोरॉन ट्राइक्लोराइड की बात करूं तो उसमें भी हमारे पास सारी क्लोरीन है, तो साइज के बड़े होने से क्या प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं होगा. हाँ, इसके कंपैरिजन में नो डाउट क्लोरीन का साइज बड़ा है, बट यहाँ पे हमारे पास फिर हर जगह ही तो क्लोरीन है. या तो ऐसा हुआ होता कि यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन था, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन आ गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया, सेंट्रल एटम का सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा हो गया, तो फिर ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा. ये वाला जो यहाँ पे जो रिपल्शंस आएंगी वो ज्यादा हो जाएंगी. इस वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और ये वाला कम हो जाएगा. पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी क्लोरीन है ना? अब सारी अगर क्लोरीन है तो जितना ये दो बॉन्ड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे उतना ये दो बॉन्ड्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उतना ही ये दोनों बॉन्ड्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सारा बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? फिर से 120 डिग्री. तो तीन कंडीशंस हैं. सबसे पहले जो भी आप स्ट्रक्चर्स कंपेयर कर रहे हो उनकी नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए. नंबर 2 किसी भी स्ट्रक्चर पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है? एंड नंबर 3 जितने भी सराउंडिंग एटम है एक स्ट्रक्चर के वो सारे सेम होने चाहिए. अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड है तो फिर लोन पे फिर जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो सारे स्ट्रक्चर का सेम हो जाएगा. ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम की इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, उसमें ब्रोमीन है, उन चीजों पे फिर वो डिपेंड नहीं करेगा. Is it clear to both of you? Ankita, Shivanshi? Yes ma'am. Yes, ma'am. आज के लेक्चर में कोई डाउट्स हैं दोनों को? बिकॉज अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बाय बॉन्डिंग है. ठीक है? वो फिर हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे. ठीक है? आज के लेक्चर में डाउट्स किसी को, दोनों को? No, ma'am. ठीक है? तो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ.